बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जी हम लोग, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस पे हमने सबसे पहले गुफ्तगू की थी कि कॉन्ट्रैक्ट करता क्या है। हमने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है, जिसका मतलब है कुछ बातें हैं जो किसने परफॉर्म करनी है, प्रोमिजर ने, और कुछ बातें हैं जो प्रोमिजी ने परफॉर्म। प्रोमिजर ने अगर अपने हिस्से का काम कर दिया और प्रोमिजी ने अपने हिस्से का काम कर दिया तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने का मतलब है ऑब्लिगेशंस जो हैं वो क्या हो गई हैं, एंड हो गई है। ऑब्लिगेशंस एंड हो गई हैं। प्रोमिजर की ऑब्लिगेशन भी खत्म हो गई और प्रोमिजी की ऑब्लिगेशन भी खत्म हो गई है। फिर थोड़ी सी गुफ्तगू हुई कि जनाब परफॉर्मेंस करने के दो तरीके हैं, वन इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड अदर इज कॉल्ड अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। फिर अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के हमने 7 एसेंशियल्स पढ़े थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 7। ठीक होगी बात। फिर हमने इसमें से कुछ चीज़ों को थोड़ा सा सेपरेट कर लिया था। वो क्या चीज़ें थी जी, अगर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज है तो कैसे चलना है, और अगर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग मनी है तो कैसे होगा। ये छोटी छोटी सी बातें और ये सारी इलस्ट्रेशंस आपने कर ली हुई हैं। एक चीज़ का ख्याल करें, जाहिर है जब रिज़ल्ट आता है तो फिर बच्चे दोबारा आकर मिलते हैं। एक आप टीचर के साथ, टीचर से लर्निंग 2 फेजेस में ले रहे होते हैं। एक आप इस स्टेज पर जब आप पेपर दे रहे हो, पढ़ रहे हो, अभी आपको कुछ चीज़ें पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं पढ़ रहे हैं। जितने बच्चे आते हैं जब पेपर पास करके आते हैं वो आकर ये कहते हैं कि सर हमने सिर्फ स्लाइड पढ़ी और कुछ नहीं पढ़ा हमने, और हर चीज़ हमारे लिए वहाँ पर मौजूद थी। तो इसलिए इनकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करें। यहाँ हमने चीज़ों को बहुत बारीकी से, ये कोर्स एक प्रॉपरली प्लान्ड कोर्स है। ऐसे नहीं है कि टीचर क्लास में आ गया और आकर जो जहन में आ रहा है वो बोल रहा है, जो बात भूल गई वो भूल गया। ऐसे नहीं है, एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। इसलिए आप इन नोट्स को लाजमी 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 उसी तरह इस्तेमाल करें जिस इंटेंशन के साथ ये बनाए गए हैं। अच्छा जनाब, फिर एक अहम बात कल हमने डिस्कस की एंड दैट वाज रूल्स रिगार्डिंग एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। सबसे पहले तो हमने समझा कि यार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। तो हमें क्या समझ आई थी, एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का मतलब क्या था। जब नहीं, पहली एक कंडीशन है अहम, क्या, जब किसी शख्स के मल्टीपल डेट्स मौजूद हो ना, फिर ही तो एप्रोप्रिएशन की बात होगी ना। अगर डेट ही एक है तो फिर तो एप्रोप्रिएशन का कोई मसला है ही नहीं। एक शख्स ने 20 लाख रुपए की परचेजेस की हैं, अब जो भी पेमेंट आ रही है इसी के अगेंस्ट आ रही है। यहां तो एप्रोप्रिएशन का प्रॉब्लम क्रिएट हुआ ही नहीं, मल्टीपल डेट्स हों। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट मींस एलोकेशन ऑफ पेमेंट टू अ पर्टिकुलर डेट। पर्टिकुलर डेट बता रहा है कि पहले मल्टीपल डेट्स होने जरूरी हैं। 4 उसूल हमने पढ़े। उसूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या है जी, रूल नंबर 1 क्या है कि ये इख्तियार डेटर का है, पेमेंट करने वाले का है कि वो बताए वो कौन सी पेमेंट कर रहा है। पेमेंट रिसीव करने वाले का एक इख्तियार है। अगर वो कहे कि नहीं नहीं नहीं, मैंने ये पेमेंट नहीं लेनी, पहले मुझे फलां वाली पेमेंट दो, तो वो पेमेंट लेते वक्त डिस्प्यूट क्रिएट करे। मसलन आप सबसे आखिर वाली पेमेंट कर रहे हो, फाइफो नहीं लगा रहे, और सामने वाले को लग रहा है कि नहीं यार ये पहले पिछले वाली पेमेंट दे, तो वो पेमेंट रिसीव ना करे। अगर पेमेंट करने वाले ने, डेटर ने लिखा है कि मैं फलां इनवॉइस की पेमेंट कर रहा हूं, और क्रेडिटर को एतराज है, तो वो पेमेंट रिसीव ना करे। ये इख्तियार है उसके पास। लेकिन अगर वो पेमेंट रिसीव कर लेता है, इफ एक्सेप्टेड मस्ट बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली। इफ एक्सेप्टेड, इफ बता रहा है कि ये ऑप्शन है, वरना लॉ का मिजाज था कि शैल बी अप्लाइड अकॉर्डिंगली, लाजमी है कि ऐसे ही करें। नहीं, लाजमी नहीं, आपके पास आप डिस्प्यूट कर सकते हो कि नहीं बेटा पहले फलां पेमेंट दे। मसलन आपने कॉलेज की पेमेंट करनी, अगरचे मुझे एग्जांपल देनी नहीं चाहिए, हमारे बिजनेस के साथ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है इसका, ठीक है ना। आपने कॉलेज की एक पेमेंट देनी है। फर्ज करें आपकी किसी बच्चे की पीआरसी की कोई एक एक्स अमाउंट रह गई और उसने कैफ में एडमिशन ले लिया, अब वो पेमेंट करने गया। अगर तो उसने खाली पैसे पकड़ा दिए
तो फिर जो सामने मदर साहब बैठे हैं उन्हें चाहिए फ़ौरन कहीं ये पहले आ गई है पीआरसी वाली पेमेंट, लाओ भी अब बाकी के मुझे सेकेंड उसूल। लेकिन अगर आप मेंशन करें ये मैं कैफ की पेमेंट कर रहा हूं, अब मदर साहब के पास इख्तियार रह गया, या तो कहेंगे नहीं बेटा कैफ की पेमेंट अभी हम आपसे ले नहीं रहे हैं, पहले आप पीआरसी की पेमेंट दो, आप पीआरसी के डिफॉल्टर हो, ये इख्तियार है। लेकिन वो उस पेमेंट को रख के कहें कि ये तो आ गई पीआरसी की, अब आप कैफ के दो, ये इख्तियार नहीं है। इस बात को समझें, अगर पेमेंट मेंशन है कि बाय डेटर, तो क्रेडिटर के पास ये इख्तियार है कि वो एक्सेप्ट ना करे, कि नहीं भाई आप पहले पीआरसी की पेमेंट लाओ फिर कैफ की बात करो। बात क्लियर होगी? और अगर मेंशन नहीं है तो जो पेमेंट आई ओके ठीक है जनाब, पीआरसी के तो रिकवर हो गया, बाऊ कैफ की तरफ आओ। और अगर इसने भी कुछ ना ख्याल किया, इसने भी कुछ ना ख्याल किया, उसने एक आपको रसीद काट के खाली दे दी उस वक्त, उसके ऊपर रसीद के ऊपर मेंशन नहीं किया मैंने कौन से पैसे लिए हैं, उसने कहा जी 20,000 रुपये आ गया जी, आपके अकाउंट में चला गया, दायरा आपका एक लेजर मेंटेन हो रहा है वहां चला गया, उस वक्त डिफाइन नहीं किया कि कौन सी पेमेंट ली है। अब तीसरा उसूल लगा, फाइफो का उसूल लगा, और फाइफो का उसूल में टाइम बार डेट भी शामिल है लेकिन डिस्प्यूटेड डेट शामिल नहीं है। क्लियर होगी बात? और फिर आखिरी बात आ गई, अगर पेमेंट में इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है तो पहले इंटरेस्ट आ रहा है बाद में प्रिंसिपल आएगा। क्लियर होगी बात जी? अच्छा जना, अब ये बात असल में उसूल ये लगा कैसे और इसके ऊपर सवाल आया कैसे? पढ़े जनाब, क्वेश्चन को पढ़े। क्या बात हो रही है? क्या बात हो रही है जी? फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ सम पेएबल बाय निसार टू मेराज। एक लेजर गिवन है, वो कहता है भाई एक पेमेंट रिसीवेबल है 1 जनवरी 2016 की 2 लाख, और दूसरी है 8 जून 2016 की 1.5 लाख, टोटल 3.5 लाख रुपया लेना है। लेकिन जो फर्स्ट पेमेंट है ना 2 लाख रुपए की, उसका एक गारंटर भी है कि अगर पेमेंट ना मिली तो ये बंदा जिम्मेदार होगा। निसार सेंट अ चेक ऑफ ₹100,000 ऑन 5 मार्च 2017। ठीक है ना? एज देयर वर नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम निसार, मेराज एडजस्टेड द पेमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ऑफ 1,50,000। क्यों? क्योंकि उसे ये ज्यादा डाउटफुल डेट लग रहा है, इसका तो गारंटर मौजूद है। और पहली लॉ तो कह रहा था कि नहीं, निसार को चाहिए क्या करे, बताए कौन सी पेमेंट कर रहा है। निसार ने लूज बॉल खेली, उसने पेमेंट भेज दी, तो मेराज ने क्या किया, उसने कहा अच्छा यार ये 2 लाख तो अगर ये नहीं देगा तो इसका गारंटर देगा। डाउटफुल डेट्स वाला चैप्टर पढ़ा हुआ ना आपने। अब गारंटर को एतराज हुआ, द गारंटर ऑब्जेक्टेड टू सच अप्रोप्रिएशन एंड क्लेम दैट adjustment should be made in order of date of under the provision of Contract Act 1872. Discuss whether the objection of Imran is justified. क्या ये objection justified है? क्या हमने पढ़ा कि गारंटर का क्या रोल है? No. जब लॉ हमें अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट बता रहा था तो गारंटर का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब है गारंटर को कोई इख्तियार नहीं है कि वो, हाँ इख्तियार किसको है? पहला डेटर को, दूसरा क्रेडिटर को, और तीसरा लॉ ने फिर खुद बता दिया। ठीक है ना? फिर लॉ ने खुद इंप्लाइड कर लिया ना। इसका मतलब है डेटर का कोई जो वो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है उसकी कोई वैलिडिटी। इमरान ऑब्जेक्शन इज नॉट इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंटीमेशन फ्रॉम डेटर or circumstances indicating to which debt payment is to be, the creditor is free to use his
एंड अप्लाई इट टू एनी लॉफुल डेट एक्चुअली ड्यू और, ठीक है ना जी। हाँ, यहां एक बात हो सकती थी, और जब ऐसा एग्जामिनर ने आपसे ऐसे बात करवा रही होगी ना, फिर वो फिगर ऐसे राउंड फिगर भी नहीं लेगा, बल्कि ऐसे कहेगा जी 2,50,745। दूसरी अमाउंट आ गई जी 3,65,210 रुपया जी। फिर आ गया जी 2,18,780। ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, क्या और इसी तरह अब ये अमाउंट आ रही हमारे पास। अब एक चेक आया जी 2,18,780 रुपए का, और वो कहते कुछ नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ, लिखा हुआ है इम्प्लाइड। ठीक है ना। यही लफ्ज देखें यहां क्या लिखा हुआ था, वेयर द डेटर ओइंग सेवरल डिस्टिंक्टिव डेट टू वन पर्सन मेक्स पेमेंट टू हिम आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड इंटेंशन। देयर इज अ इम्प्लाइड इंटेंशन कि मैं कौन सी पेमेंट कर रहा हूं। ठीक आ गई ना बात। तो दो ऑप्शन है, या तो एक्सप्रेसिवली बता दे या कोई इम्प्लाइड इंटेंशन क्रिएट हो जाए। मतलब कल एक कॉल आई, उन्होंने कहा सर वो जो ये कोई अलग अलग चीजें थी ना, हम कहीं से माल खरीद रहे थे, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी, ये कुछ हमने एसी खरीदे थे, कुछ हमने फैंस खरीदे थे, कुछ हमने कोई और इक्विपमेंट उससे खरीदा था। ठीक है ना। कल हमने एक रिमाइंडर कॉल की कि सर वो फैंस की पेमेंट कर दें, उस पर इतने दिन का क्रेडिट नहीं है। अगले दिन उसने 1.5 लाख रुपया भिजवा दिया। तो इम्प्लॉइड का मतलब था फ्रॉम दी सर्कमस्टांसिस एज वेल। कल कॉल आई है कि कौन सी पेमेंट कर दें, फैंस की पेमेंट कर दें। अब सर्कमस्टांसिस बता रहे हैं कि अगर मैंने नहीं भी बताया तो मैंने कौन सी पेमेंट की है, फैंस की पेमेंट की है। बात समझ आ गई ना। अच्छा जनाब, फिर इसी तरह से ये पेमेंट भी की। पढ़ें इसको सवाल। सम पेबल बाय उबैद, एक अमाउंट क्या है 1 जनवरी 2008, आगे लिखा भी उसने टाइम बार्ड अंडर लिमिटेशन। दूसरी अमाउंट, तीसरी का एक गारंटर मौजूद है, चौथी अमाउंट टोटल 1,70,000 रुपया ले रहा है। उबैद सेंड अ चेक ऑफ ₹70,000 ऑन 5 अगस्त 2011, देयर बीइंग नो इंस्ट्रक्शन फ्रॉम उबैद, बिलाल एडजस्टेड द पेमेंट अगेंस्ट द डेटर ने कोई पेमेंट मेंशन नहीं की, लेकिन क्रेडिटर ने विजिलेंटली काम किया। उसने कहा जी बिस्मिल्लाह, पहले तो ये वाले पैसे आ गए ना जो टाइम बार्ड हो गए थे। फिर उसने देखा कि जो बाकी की अमाउंट है वो उसने ये वाला डेट किया, और फिर जंप करके वो आगे चला गया। बात समझ आ रही। अगेन गारंटर, तो जंप करके आगे चला। हाँ, यहाँ अभी सवाल क्योंकि ये ग्रेजुअली बन रहे ना, अभी इसमें एक बात और एग्जामिनर इंसर्ट करेगा जब वो अब बनाएगा, क्योंकि आजकल आपको पता है कंप्रीहेंसिव सवाल बनते हैं, एग्जामिनर हर एंगल में से गुजर जाता है बीच में से। तो यहाँ एक डिस्प्यूटेड अमाउंट लिखनी चाहिए बीच में। बात समझ आ रही। डिस्प्यूटेड अमाउंट के बारे में क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि डिस्प्यूटेड अमाउंट एडजस्ट नहीं होंगे। इसका मतलब है अब और मोर कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन बने तो इसमें टाइम बार्ड भी आ गया है, गारंटी भी आ गई है, एक डिस्प्यूटेड अमाउंट भी डाल दें, और फिर कहें कि जी डेटर ने कुछ नहीं बताया, तो ओके जनाब, क्या करेंगे हम, टाइम बार्ड एडजस्ट करेंगे, डिस्प्यूटेड एडजस्ट नहीं करेंगे, गारंटर वाली एडजस्ट नहीं करेंगे। नॉर्मली ऐसे ही करेंगे ना। लेकिन लॉ ये नहीं कह रहा गारंटर वाली करे ना, लॉ कह रहा अब आपकी मर्जी है। यानी आप वो जो अकाउंटेंट हजरात हैं वो सोच लें कि मेरा कौन सा डेट ज्यादा डाउटफुल है और कौन सा कम डाउटफुल है।
डन हो गई बात जी। अच्छा जनाब, तो ये सारी बातें यहां से आपको समझ आ जाएंगी, कोई और मसला नहीं। इसके बाद जी हम कुछ और छोटी छोटी सी टर्म्स को समझना चाह रहे हैं। 4-5 टर्म्स और छोटी छोटी इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें से पहली क्या लिखी हुई है? रिसेशन। रिसेशन इज द कैंसिलेशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ। अच्छा, ये भी क्या है? ये भी सारी बातें क्या हैं? ये भी मोड ऑफ परफॉर्मेंस हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बिकम डिस्चार्ज। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन? जी यस। 1 मिलियन एडवांस दे दिया, तय हुआ 3 महीने के बाद पेमेंट होगी। अभी कॉन्ट्रैक्ट क्या चल रहा है? परफॉर्म तो नहीं है ना? 10-15 दिन बाद, 20 दिन बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आई, उस बंदे को लगा यार मैं नहीं घर खरीद सकूंगा, मेरी तो फलां ट्रांजैक्शन जो है वो प्रॉब्लम में आ गई है, मैं ये 1 मिलियन वो 10 मिलियन पे। उसने जो सेलर था ना उससे बात की, उसने कहा यार देखो तुम्हारा मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ है, लेकिन यार मेरे हालात बिजनेस के कोई थोड़े से गड़बड़ हो गया, मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, यार अगर आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दें तो आपकी मेहरबानी। अच्छा, मीन टाइम प्रॉपर्टी की प्राइस थोड़ी सी बड़ी हुई थी, उसने फौरन देखा कि यार ये अगर हट रहा है पीछे, वो तो मैं मॉरली बाउंड हो गया था, लीगली बाउंड हो गया था, लेकिन अगर ये हट रहा है तो मेरा तो ये 10 मिलियन की बजाय 13 मिलियन का बिक जाएगा। उसने कहा कोई बात नहीं यार, अगर आप नहीं लेना तो कोई बात नहीं, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देते हैं, मैं आपके पैसे वापस कर देता हूं, कोई बात नहीं। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? कैसे म्यूचुअल। ये वाले, अब जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था उसका स्टेटस क्या बना? डिस्चार्ज हो गया, क्योंकि डिस्चार्ज होने का मतलब हमारा यहां पर क्या है कि वो जो लीगल ऑब्लिगेशन है दैट कम्स टू एंड। कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ पार्टी। पूरा कॉन्ट्रैक्ट उठाकर हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अच्छा जी, एक लफ्ज है ऑल्ट्रेशन। Alteration means a variation made in the language or term of a with mutual. When this occur, the original contract is discharged and new contract is created. The parties in alteration remain same. वो कह रहा है यार एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि आप दो लोगों के दरमियान कोई एक कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन आपने अपनी कॉन्ट्रैक्ट की जो टर्म्स है ना वो कोई मटेरियली चेंज कर ली हैं, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ही चेंज हो गई है। मसलन एक शख्स की ना कोई एक शॉप थी और उसने ये शॉप किराए पर दे दी, ठीक है, किसी ने यहां फास्ट फूड रेस्टोरेंट बना लिया और मंथली रेंट तय हो गया जी ₹75,000। अब क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मालिक और किराएदार का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब कुछ अरसा तो ये दुकान चलती रही, लेकिन ये फास्ट फूड बस बहुत ज़्यादा चल भी नहीं रहा और ये भी नहीं कि बिल्कुल नहीं चल रहा। अब कुछ दिनों के बाद 2-4-6 महीने के बाद उसने रेंट में कभी 10 तारीख को आ रहा है, कभी 15 को आ रहा है, कभी 20 को आ रहा है, 10-10 दफ़ा तकाजे करने पड़ रहे हैं। तो एक दिन लैंडलॉर्ड ने तंग आके कहा कि यार भाई आप मेरी दुकान खाली कर दो, आप तो किराए पे मुझे बड़ा तंग कर रहे हो। उसने कहा देखो आपके सामने ही हालात है, मेरा बिजनेस चल भी रहा है और नहीं भी चल रहा, मैं आपको एक ऑप्शन देता हूं, आप एक काम करो, आप मेरे साथ इस बिजनेस में पार्टनर आ जाओ, थोड़ा टाइम भी देंगे, हम दोनों मिलके चलाएंगे भी, और आपको आपके सामने हालात हैं। अब इस बंदे को लगा कि अच्छा यार एक चलता हुआ बिजनेस है, वाकई थोड़ा बहुत चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता। इसने कहा ठीक है जनाब ऐसा करते हैं, फिर मैं दुकान जो है वो किराया बंद और मुझे तुम एज ए पार्टनर ले लो। क्या हुआ? एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें हमारा रिलेशन क्या था? लैंडलॉर्ड और टेनेंट का, और अब हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं जिसमें हम क्या बन गए हैं, लेकिन पार्टीज
रिमेन सेम। पहले भी हम दो लोगों के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट था, अब भी हम इसको हम क्या कर रहे हैं? ऑल्ट्रेशन मीन्स अ वेरिएशन मेड इन द लैंग्वेज और टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विद म्यूचुअल। When this occurs, the original contract is discharged and new contract is created. The parties in alteration remain same. One of the most important characteristics. Parties in alteration remain same. Parties in alteration remains. फिर एक आ गया remission. Remission mean accepting a less amount than the initial amount agreed and releasing the contractual obligation. एक बंदा था, उससे अपने पैसे लेने थे, उससे पैसे हमने लेने थे 5,70,000 रुपया। अब ये तंग कर रहा है, अभी जाते हैं नहीं देता जाते। एक दिन हम उसके पास गए, हमने कहा यार तुम एक बात सुनो यार, तुमने बंदे बनना है कि नहीं बनना है? कहते यार पैसे हैं ही नहीं। कहा यार अच्छा एक बात सुनो, तुम 4 लाख रुपया दो, जाओ तुम्हारी जान छोड़। उसने कहा यार वो जो बाकी का 1,70,000 है, कहता यार वो तुम्हें वेव कर दिया, लेकिन शर्त क्या है? अभी 4 लाख रुपया दो, 1,70,000 तुम्हें क्या कर देते हैं? वेव ऑफ कर देते हैं। लॉ की नजर में क्या हो रही है? रिमेशन। लॉ की नजर में क्या हो रही है? रिमेशन। रिमेशन में भी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज। अगर कहें कि 4 दो बाकी के बाद में देना, तो फिर ये रिमेशन नहीं है। रिमेशन क्या है? रिमेशन मीन एक्सेप्टिंग अ लेस अमाउंट देन द इनिशियल अमाउंट एंड रिलीजिंग द कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। कहानी समझ आ रही है? फिर लिखा हुआ है वेवर। Waiver is a unilateral act of one person that result in the surrender of the whole legal. Thus, it amount to releasing a person of certain legal obligation under a contract without consideration or new agreement. Without consideration. आपने से कहा, उसने जब कहानी सुनाई ना, तो आप थोड़े जज्बाती हो गए। आपने कहा अच्छा जाओ यार, तुम्हारे से पैसे लेते ही नहीं, तुम्हारा हमारा मामला खत्म हो गया। सारी अमाउंट छोड़ दें तो क्या कहलाता है लॉ की नजर में? कुछ अमाउंट छोड़ दें तो, सारी अमाउंट छोड़ दें तो, अच्छा उसे कहा नहीं चलो यार तुम्हारा, मसलन इसने ना पुराना, इधर तवज्जो करें, वो जो रेंट नहीं दे रहा था, फर्ज किया उसने पिछले 2 महीने से रेंट नहीं दिया, तो 1.5 लाख रुपया रेंट रहते हैं। हमने कहा यार तुम ऐसा करो, तुम हमारे साथ पार्टनर आ जाओ, वो 1.5 लाख हमें छोड़ दो। देखा ठीक है, ये वेवर नहीं है, ये वेवर, क्योंकि वेवर की कंडीशन क्या है? वेवर की कंडीशन क्या है? विदाउट कंसिडरेशन और विदाउट न्यू एग्रीमेंट। ये विदाउट दोनों के साथ ही पढ़ा जाएगा ना, विदाउट कंसिडरेशन और विदाउट न्यू एग्रीमेंट। अच्छा जनाब, if promisee neglect or refuses to afford the promiser reasonable facility for performance of his promise, the promiser is excused by such neglect or refusal as to any non-performance cause. हमने ना एक पेंट वाले को बुला लिया और उसे कहा यार ये क्लास पेंट कर दो भाई, ये काम कल तुमने मुकम्मल कर देना है और ये क्लास पेंट कर दो। एक अमाउंट तय हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। वो कल आ गया जनाब 9 बजे। 9 बजे आया तो मलिक साहब ने उसको मिले, ने कहा जी क्लास पेंट करनी है। कह उधर तो क्लास हो रही है, बैठ जाओ अभी। वो बैठ गया बेचारा, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा घंटा, क्लास तो एक आ रही है जा रही है, एक आ रही है जा रही है। 11 बज गए। अब वो कह रहा है सर मैं दिहाड़ीदार आदमी हूँ, मेरे बच्चों ने रोटी शाम को कहाँ से खानी है, तुम लोग तो मजाक कर रहे हो मेरे साथ। वो कहता नहीं यार भाई अभी तुम बैठ जाओ, वेट कर लो। वो कहता भाड़ में गया वेट, हम तो जा रहे हैं।
बात समझ आ रही है? क्या अब हम इस बंदे पर नॉन परफॉर्मेंस का केस कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? हम ही उसे रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म प्रोवाइड ही नहीं कर रहे। कोई भी ऐसे सर्कमस्टांसिस आ जाएं जिसमें एक पार्ट हमने करना है, जैसे रूम हमने प्रोवाइड करना था, या ये एग्जांपल ले लें, आप किसी फर्नीचर बनाने वाले के पास गए, उससे सारा कुछ तय कर लिया, ये टेबल बना दो, मुझे बड़ी जरूरी चाहिए, फलां तारीख तक बना दोगे, सारा कुछ कर लिया। एंड में आपने कहा यार आप ऐसा करो, जो टेबल के लिए वुड है ना, वुड मैं तुम्हें भिजवा रहा हूं घर जाकर, उसकी बनानी है, तुम्हारे पास अच्छी लकड़ी नहीं। तो चलो यार आप अपनी भिजवा लो। अब आप चले गए, वो आपको याद नहीं रहा, टाइम नहीं मिला, वो फोन कर रहे, आप फोन नहीं उठा रहे, अब आप मुकर्रर तारीख पे आ गए, भाई टेबल। तो कहते जी कौन सी टेबल यार, आपने मुझे कहा था कि आप वुड तो आप प्रोवाइड करोगे, आपने तो वुड प्रोवाइड करी नहीं है, तो मैं किससे टेबल बनाता? लॉ इस तरह की सिचुएशन को सेक्शन 67 में अकाउंट फॉर कर रहा है। फिर देखिए, इफ एनी promisee neglect or refuses to afford the promiser reasonable facility for the performance of his promise, then promiser is excused by such neglect or refusal as to any non-performance cause। क्योंकि चैप्टर 8 में हमने जाकर ये बातें करनी है कि अगर किसी ने अपने हिस्से की ऑब्लिगेशन पूरी ना की तो क्या होगा। जाहिर है हमने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट पे चैप्टर 2 में हमने यानी शुरू में बात की थी कि कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, या कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है। एनफोर्सेबल बाय लॉ का क्या मतलब है? अगर एक बंदा अपनी ड्यूटी पूरी नहीं कर रहा तो दूसरा बंदा अदालत जाएगा, तो अदालत क्या करेगी? या उसको वार्निंग देके कहेगी भाई इस काम को मुकम्मल करो, या ये कहेगा कि मेरा तो इतना नुकसान हो गया इसकी वजह से। दैट इज कॉल्ड डैमेजेस। तो चैप्टर 8 में पहुंचेंगे तो फिर डैमेजेस का जिक्र शुरू हो जाएगा। बिल्कुल याद नहीं करना, बिल्कुल याद नहीं करना, बिल्कुल भी याद नहीं करना। अच्छा जनाब, एक और बात, आखिरी पॉइंट आ गया इस चैप्टर का, दैट इज सब्सीक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। हमने कॉन्ट्रैक्ट किया और बाद में, इसको कहते हैं सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्या कहते हैं? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कोई नागहानी बात ऐसी हो गई, यानी बियॉन्ड कंट्रोल ऐसे सर्कमस्टांसिस हो गए कि एज ए ह्यूमन बीइंग अब मैं कुछ नहीं कर सकता, पॉसिबल टू परफॉर्म नहीं रहा। आपने अभी देखा, पिछले चंद दिन पहले आपने देखा कि यूएई में बारिशें हुई, और जाहिर है वो जिन दिनों में वहां सब कुछ ऑपरेशन क्लोज हो गया, फ्लाइट ऑपरेशन क्लोज हो गए, ऑफिसेज क्लोज हो गए, तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना जो उस दिन परफॉर्म होने थे। तो क्या हुआ? सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई। अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू एन एक्ट विच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम इम्पॉसिबल और बाय रीजन ऑफ सम इवेंट विच द प्रोमिसर कुड नॉट, या वो इवेंट हो गया या वो कॉन्ट्रैक्ट अनलॉफुल हो गया, बिकम वॉइड व्हेन द एक्ट बिकम इम्पॉसिबल। और वो कहते हैं अगर कोई एक्ट था जो आपने परफॉर्म करना था और वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो गया ड्यू टू सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, बियॉन्ड माई कंट्रोल। सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी का क्या मतलब है? बियॉन्ड माई कंट्रोल। तो कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? वॉइड हो गया। तो कहते हैं यार सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में किस तरह की बातें आएंगी? तो नीचे लिखा हुआ है एक्सेप्टेबल ग्राउंड ऑफ सुपरवेनिंग, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर यानी ऑब्जेक्ट जो हमारा था, जिसके बारे में कॉन्ट्रैक्ट था, वही किसी सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी की वजह से डिस्ट्रक्शन में चला गया। हम यहां लाहौर बैठे हैं, मेरा एक दोस्त बैठा है, मैं बैठा हूं, कहीं गपशप कर रहे हैं, और मेरा एक फर्ज कर लें एक फार्म हाउस है, और क्योंकि वो दोस्त है वो फार्म हाउस पे भी आता जाता रहता है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट सम पर्टिकुलर हॉर्स, एक घोड़े के बारे में बातें करें। उसने कहा यार वो घोड़ा तुम मुझे बेच दो।
अब ये वो ख़ास किस्म वाले, वो जरदारी साहब वाले जो घोड़े मशहूर है ना, उस तरह के घोड़े हैं। तो हमने कहा ठीक है जनाब, इतने का घोड़ा हो गया, ये हो गया, आपस में थोड़े से पैसे भी पकड़ लिए उससे। उसे क्या, जब जाओगे तो फार्म हाउस पे मैनेजर को मेरी बात करवा देना, मैं उसे बता दूंगा, वो तुम्हें दे देगा। कोई 2-4-5 दिन के बाद वो बंदा उधर से गुजर रहा था, वो मैनेजर को गया, उसने कहा जी कवि साहब से बात कर लें। मैंने मैनेजर को, यार फलां वाला हॉर्स इसको दे दो। कहते सर वो तो फोत हो गया, वो तो मर गया है हॉर्स, 3-4 दिन हो गए। क्या हुआ, जिस वक्त हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस वक्त ही वो घोड़ा मर चुका हुआ था, हमें पता नहीं था, ठीक है ना। या बाद में भी अगर वो मर गया है और हमें दोनों को भी पता नहीं था जब हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर हो गया है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया। नंबर 2, डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल। कल भी बात की थी हमने कि अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है और उस पर्सन ही की डेथ हो गई है तो कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। डिक्लेरेशन ऑफ वॉर मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, पिछले चैप्टर में भी बात करके आए। पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स सीजेस टू एग्जिस्ट और अकर विच फॉर्म द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब फर्क कर लें, पीएसएल हो रहा है, ठीक है ना, और आपको पता है यार पीएसएल होगा फलां तारीख को और इसका फाइनल होगा, फर्ज कर लें जी 30 जून 2024 को, और हम अज्यूम करते हैं कि ये हमारा जनाब वो है ग्राउंड है, इसके साथ ही हम एक वैसे ही हाइपोथेटिकल बात करें, इसके साथ ही कोई एक बड़ी हाई राइज बिल्डिंग है, हमने इस बिल्डिंग का एक पूरा फ्लोर बुक करवाया अपने किसी कॉरपोरेट इवेंट करने के लिए कि हम उस दिन हम अपना यहाँ ये इवेंट भी करेंगे और यहाँ से बैठ के मैच देखेंगे। और ये हमने होटल वालों को बताया है कि ये बुकिंग हमने इसलिए करवाई है कि पीएसएल का वो मैच है और हम वो फाइनल यहाँ से देखना चाहते हैं। और ये कहानी समझ आ गई। बाद में क्या हुआ, किसी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पीएसएल कैंसिल हो गया। हमारी इस बिल्डिंग के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका क्या स्टेटस है, ये वाली बात कहानी समझ आई है। ये वाली बात देखिए क्या जी, द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स सीजेस टू एग्जिस्ट। कौन सी पर्टिकुलर स्टेट, पीएसएल का फाइनल जो उसने वो उसकी एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई है। और कौन सी, विच फॉर्म दी। अच्छा, अगर हम होटल वाले को बताते ना और हम वैसे ही एक बुक करवा रहे होते तो अब बेसिस ये नहीं थी, भाई होटल में तो लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, ये तो जाहिर है सारे साल होटल चलता होगा। लेकिन अगर आपने बता के किया कि फॉर्म द बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर ये क्या आ जाएगा, सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। यानी इन 4 वजूहात की बिना से हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है ना। वो कहता है अच्छा चलो जी ठीक हो गया। अब उसे साथ ही शक पड़ गया कि यार ये ना हो लोग अब बहाने से हर बात को कह दे कि यार ये तो हो ही नहीं सकता था, ये तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी। तो उसने साथ ही आपको दोबारा बताया कि भाई जो चीज़ें नॉट एक्सेप्टेबल ग्राउंड ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, कि यार ये 5 बातों की वजह से नहीं आप कहेंगे कि जनाब अब तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया। वो कहते नहीं नहीं, ये समझें इस बात को, देयर आर ग्राउंड जिस पर हम ये बात कर सकते हैं एंड देयर आर सम थिंग जिसके ऊपर हम ये वाला बात नहीं कर सकते। मसलन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिकमिंग डिफिकल्ट, मोर कॉस्टली और लेस बेनिफिशियल देन दैट एग्रीड एट द टाइम ऑफ इट्स। दूसरे और इसको इकट्ठा ही एक्सप्लेन कर देता हूं, द कॉन्ट्रैक्ट बिकम कमर्शियली। ऊपर वाले वो कह रहे यार कॉन्ट्रैक्ट करना ही मुश्किल हो गया है, इसमें तो मैंने आपसे 20,000 की बात तय की हुई है, वो जो चीज मैंने खरीदनी है वही 30,000 की आ रही है, मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट करूं। तो ये तो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी। वो कहते हैं नहीं नहीं, ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये तो बिजनेस रिस्क है, ये तो आपने रिस्क लिया था ना जब आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो ये तो आपने परफॉर्म करना है। ये लॉस आपको हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, ये कोई रीजन नहीं है बिजनेस में, ये कोई रीजन नहीं।
इसी को हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। आगे बड़े चैप्टर में इसे, बड़े सब्जेक्ट में जाके आगे और पढ़ेंगे डिटेल में थोड़ा सा इसको आप। या कॉन्ट्रैक्ट बिकम कमर्शियली अनवायबल, ये भी कोई रीजन नहीं है, ये भी बिजनेस रिस्क है। देयर इज डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टी ऑन हुज वर्क द प्रोमिसर वॉज रिलाइंग। अच्छा, यहां ये बात जरा समझनी है, यहां बताया नहीं गया आपको। मैंने आपने कहा कि जी मुझे ये चीज चाहिए, मैंने कहा मिल जाएगी जनाब, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और मुझे पता था मुझे फलां बंदा सप्लाई करेगा और वहां से लेकर मैं ये चीज आपको सेल कर दूंगा। अब वो जिस बंदे ने मुझे सप्लाई करनी थी ना, उसने बिजनेस छोड़ दिया है, वो डिफॉल्ट में चला गया है, उसकी डेथ हो गई है। क्या ये वाली लॉजिक आप मेरी सुन लोगे? और कहोगे यार ये तो आपका मसला है ना भाई, इसी को हम बिजनेस रिस्क कह रहे हैं ना, ये सारे रिस्क तो मैंने ही कैरी करने थे, ये सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। देयर इज अ डिफॉल्ट बाय थर्ड पार्टी ऑन हुज वर्क द प्रोमिसर वॉज स्ट्राइक, लॉकडाउन एंड सिविल डिस्बर्समेंट। वो कह रहा भाई उधर धरने हो रहे थे, लॉकडाउन हो रहा था, 9 मई हो रहा था, वो कह रहा यार ये वाली कोई बातें काबिले कबूल नहीं है, ये सुपरवेनिंग। हां, कोई नागहानी बात आ गई है। कौन सी नागहानी? कौन सी? दुबई वाली बारिश, कोई बहुत बड़ा जलजला, कोई आफत ऐसी आ गई है, नेचुरल कोई ऐसी बात होगी। ये नेचुरल नहीं है। स्ट्राइक्स, लॉकडाउन, ये सब तो बिजनेस रिस्क हैं, आपने कवर करने हैं, ये सब तो आपने कवर करना है। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन कैरीज रिस्क। पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी ऑफ सम ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द, मतलब गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं, कुछ चीजें यहां बनाते हैं, गाड़ी असेंबल करते हैं। आपने गाड़ी बुक करवाई और कोई एक चीज नहीं आ रही है, इंपोर्ट नहीं हो रही है, कोई एक चीज। एक है उन्होंने गाड़ी बनी बनाई इंपोर्ट करनी थी, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट पे बैन लगा दिया, ये वाली पिछले वाली बात आ गई, अनलॉफुल हो गया। बैन लगने का मतलब क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया। नहीं, कोई पार्शियल चीज, गाड़ी में कोई एक सेंसर डल रहा था और वो सेंसर इंपोर्ट नहीं हो रहा, वो कह रहे ये कोई बात नहीं, ये तो आपने उस सेंसर की इन्वेंट्री मेंटेन करनी थी। अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना आप लोग, IS2 पढ़ लिया आपने, अभी कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो वहां आप ज्यादा बातें पढ़ेंगे, स्टॉक्स कैसे मेंटेन करने हैं, मैक्सिमम लेवल क्या होता है, मिनिमम लेवल क्या होता है, रीऑर्डर लेवल क्या होता है। तो ये तो आपके बिजनेस रिस्क हैं सारे के सारे। ये पांचों की पांचों बातें कौन सी लिखी हुई हैं? बिजनेस रिस्क, आपके कंट्रोल में हैं। इसकी बेस पर आपको लॉ कह रहा है हम रिलीज नहीं करेंगे कि चलो जी आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, कह रहा है लगेगी जनाब पेनल्टी, इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो बड़ा अहम टॉपिक है। वो कौन सी ग्राउंड्स हैं जो सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आएंगी? ये 4 बातें जिनकी बेस पे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया है? वॉइड हो गया है, यानी आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन वो कौन सी बातें हैं जिसकी बेस बनाकर आप सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी को क्लेम नहीं करें? क्लियर होगी बात जी? Compensation in certain circumstances where one person has promised to do something which he knew or with reasonable diligence might have known and which the promiser did not know to be impossible or unlawful. Such promiser must make compensation to such promisee for any loss which such promisee sustained through non-performance of. चलें, ये एक छोटी सी अभी कहानी चल रही है, छोटा सा एक कॉन्सेप्ट रह गया, इसको हम कल यहाँ से स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह ताला। और साथ ही आपको मैंने पहले भी कहा था कि ये चैप्टर या अगला चैप्टर ये एक ही चैप्टर है, जाहिर है इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ था कि ये पार्ट 1 है और वो दूसरा पार्ट 2 है। तो इंशाल्लाह ये एक छोटी सी बात को करते हुए कल आगाज लेंगे, अगले चैप्टर का आगाज लेंगे, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह।